आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और मैं हूं मोनिस अनवर। करीब 40 दिन की जंग, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर, और फिर अचानक बड़ा मोड़। डोनाल्ड ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई दोनों सीज फायर पर राजी हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम यानी फिलहाल जंग बंद हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह कि ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की अपील के बाद यह फैसला हुआ है और पाकिस्तान इस डील का अहम मध्यस्थ बना है। लेकिन सवाल एक और है, क्या यह असली शांति है या फिर एक अस्थाई विराम लगाया गया है? क्या 2 हफ्ते बाद एक बार फिर जंग भड़केगी या मिडिल ईस्ट में नई शांति की शुरुआत हो चुकी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिन का एक घटनाक्रम समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे और वो कह रहे थे कि पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, और लगातार कभी ट्रेन का ट्रैक उड़ाने के लिए धमकी देते हैं, कभी रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी पानी का जो प्लांट है वो उड़ाने की धमकी देते हैं। लेकिन ईरान ने कहा कि झुकेंगे नहीं, किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे, ये साफ है। और ईरान ने अभी तक, ईरान की तरफ से एक भी बार ऐसा नहीं कहा गया कि उसने किसी के सामने झुकने की कोई गुंजाइश रखी हो। मध्यस्थता की बात पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन असली कहानी में चीन है। चीन ने वो काम करके दिखाया है जो पाकिस्तान शायद नहीं कर सकता था, क्योंकि ईरान मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को मान ही नहीं रहा था। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई 14 दिन के लिए अब दुनिया के लिए एक बड़ी राहत है, या 14 दिनों के बाद दोबारा से जंग शुरू हो सकती है और दोनों देश आगे क्या करना है इस पर फैसला लेने के लिए कुछ टाइम के लिए रुक रहे हैं? यानी कि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि दोनों अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए फिर से ये जंगबंदी कर रहे हैं। हालांकि एक बार बातचीत के दौरान अमेरिका पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है, तो कितना भरोसेमंद ये साबित होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सवाल बड़े कई सारे उठ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से पूरी सभ्यता का अंत होने की बात कही, तो क्या परमाणु बम तैयार किए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वाहिद हाशमी साहब जुड़ गए हैं, अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वाहिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। वाहिद साहब, बिल्कुल सच में जानना चाहूंगा कि क्या ये जिस तरह की बात चल रही है, 14 दिन का युद्ध विराम, धोखा तो नहीं है? फिलहाल अभी जो है ये धोखा नहीं है। हाँ। और इस बार जो है यूएस बहुत ही सीरियस है। और दूसरी बात ये कि जो इस तरह की न्यूज़ वगैरह जो है मीडिया में है कि भाई पाकिस्तान की वजह से या पाकिस्तान मध्यस्थ बना है, बेसिकली पाकिस्तान अपने आप मध्यस्थ नहीं बना है, बल्कि अमेरिका खुद जो है वहाँ से निकलने के रास्ते तलाश कर रहा था। तो उसमें जो है उनको नज़र आया कि भाई एक ट्रस्टेड जो है, एक ऐसा जो है ईरान का एग्जैक्ट नेबर जो है ढूंढा जाए, जो मतलब जो है एक रिलायबल जो है, उसकी जो है अमेरिका एक तरह से अमेरिका की उस पर पकड़ हो और विश्वसनीयता। अमेरिका उससे थ्रू अपनी बातें मनवा सके। और दूसरी ये कि ईरान के अंदर भी उसकी जो है थोड़ी बहुत जो है एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो ये जो है दोनों फैक्टर्स उसमें काम आए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए कि जैसे ही वो जो है सऊदी अरब के और जो है तुर्की के और जो है मिस्र वगैरह के वज़राए ख़ारिजा की जो इस्लामाबाद विज़िट हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक डार, तो वो बीजिंग गए थे। बीजिंग के अंदर भी उनकी बात हुई। तो गालिबन चीन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही जो है उन्होंने आगे पेशकदमी की और फिर ईरान को उन्होंने जो है एक तरह से अपने विश्वास में लिया। तो जब ईरान का एतमाद बहाल हुआ तो उसके बाद फिर ये सब बातें आईं। और दूसरी बात यह है उसके अंदर के जो अमेरिका की तरफ से दावे थे कि अपने फौजी को छुड़ा लाए वहाँ पे, बेसिकली क्या है कि वो पूरी दुनिया जानती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वहाँ कोई फौजी वगैरह कुछ नहीं था। बेसिकली क्या था कि अमेरिका एक मशक करना चाह रहा था कि अगर ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ पे जाती हैं तो क्या होगा। तो उसमें उसको नाकामी हाथ लगी। दूसरे ये कि वो बेसिकली जो ग्राउंड ट्रूप्स उतारना चाह रहा था, अब आप देखिए कि 150 से 200 के आसपास फाइटर जेट लेकर के कोई आदमी जो है सिर्फ एक फौजी को तो ढूंढने नहीं जाता है, पूरी दुनिया में नहीं होता कहीं। तो
इस तरह की चीजें हैं, तो पूरी दुनिया इस वक्त देखिए जानती है। अब ये 90s वाला दौर नहीं है कि आप कोई नैरेटिव चलाएंगे और वो पूरी दुनिया मान लेगी। अब तो लोग राइटर्स वगैरह की खबरों को भी क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं ये चैनल झूठ तो नहीं बोल रहा है, हम्म। क्योंकि राइटर्स ने अपने उस पर, जब बशारुल असद जो है सीरिया छोड़ के रशिया गए, तो उस वक्त राइटर जैसी न्यूज एजेंसी ने 4 से 5 घंटे तक हमने वेबसाइट पर ये न्यूज चलाए रखी कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है और एक फियर है कि लाइकली ही मे बी डाइड। तो अब आप बताइए कि जब रॉयटर जैसी न्यूज एजेंसी जो है इस तरह की हरकत जो है होगी वहां से, तो फिर गोदी मीडिया की जो है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी। बाद में क्या हुआ कि अमेरिका ने ये जितने ट्रूप्स वगैरह उतारे और ये जितने फाइटर प्लेन लेके वो ईरान में गया अभी 3 दिन पहले फौजी निकालने के नाम पर जी अपने, जी। तो वो जो है बेसिकली वहां पे फौजी वगैरह नहीं था कोई, ये जो है वहां के न्यूक्लियर उस पे जो है साइट्स वगैरह पे कब्जा करने की कोशिश थी अमेरिका के, जो नाकाम हो गई, क्योंकि उन्होंने दलदल वगैरह और आसपास बहुत कुछ बना रखा ईरान ने, जहां इनके जो है विमान फंस करके रह गए। तो ये सब जो है सब कुछ हुआ वहां पे। और आप देखिए कि जीतने के बाद कोई आदमी गाली नहीं देता। अगर वो ऑपरेशन अमेरिका का कामयाब था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों के लिए इस तरह के नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किस लिए तो किया? फिर फ्रस्ट्रेशन सीधे दिखा रहा था सीधे कि कहीं ना कहीं वो जी जो अपने जी मकसद में कामयाब नहीं हो जी पाए। ईरान कल्चरल हाउस हाँ से नहीं हमारे होता साथ है मुनसिफ जी टीवी के नुमाइंदे गुफरान आफरीदी भी जुड़ गए हैं। गुफरान, बहुत बहुत इस्तकबाल है। वाहिद हाशमी से साहब से जो मैं जिक्र कर रहा था गुफरान, बात ये हो रही थी कि ये जो सीज फायर तो हो गया है, लेकिन क्या इसको असली शांति की शुरुआत माना जाए या सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक, यानी कि दोनों देश जो हैं वो एक ब्रेक चाहते हैं। आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, कई लोगों से आपकी बात हुई, क्या कहना है उन लोगों का, कितनी खुशी इस 14 दिन के ब्रेक को लेकर, और क्या वो मान रहे हैं कि वाकई अब जो है कि शुरुआत हो गई है सीज फायर की? अनम्यूट कर लें गुफरान। हाशमी साहब, आप ही के पास वापस आ रहा हूं। ईरान के अंदर जो इस सीज फायर को कैसे देखा जा रहा है, मजबूरी या जीत? क्योंकि जितने लोग मानने वाले हैं और जो ये जानकारी रखते हैं हाशमी साहब, वो तो कह रहे हैं कि ये तो ईरान की जीत है, रणनीतिक तौर पे ईरान की जीत है, भले ही अमेरिका इसको अपनी जीत बताता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ईरान की है जीत और ये जो है ईरानी अवाम की जीत है। और सबसे बड़ा जो है इसके अंदर पहलू ये है कि आप देखिए कि जिस तरह न सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बल्कि पावर ग्रिड वगैरह और जितने ब्रिजेस वगैरह थे और उसके अलावा जितने बहुत ही जो है मतलब अहमियत के हामिल मकामात थे, उन सब के गिर्द जो है जो इंसानी जंजीर बनाई है ईरान की आवाम ने, तो इसके लिए फिर सोशल मीडिया पे एक जो है नैरेटिव चलाया गया कि ईरानियन गवर्नमेंट इनको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वो नैरेटिव भी उस वक्त जो है नाकाम साबित हुआ जब बड़ी तादाद में ईरानी अवाम सड़क पे आए। अब आप देखिए कि नौजवान लड़कियां, बच्चे, इवन एक ऐसी लड़की का भी जो है वीडियो वायरल हुआ जो जेल में गई थी अभी तकरीबन जी कुछ रोज़ पहले। वो जो मुजाहरे थे उसके बावजूद कहा उसने कि मेरे हुकूमत से भले ही इख्तलाफात सही, लेकिन मैं ईरान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो मुल्क का था मसला। तो पूरे ईरानी सड़क पर थे और ये पूरी दुनिया की तारीख में अगर आप देखें 150-200 साल के दरमियान इस तरह से अपनी हुकूमत की कॉल पर, या हुकूमत न भी बोले तब भी, अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी इमारत को, अपने उस तरह के यूनिट्स वगैरह को बचाने के लिए अवाम का इस तरह से सड़क पे आना, वो भी इस कदर शदीद बमबारी के दौर में, तो ये बताता है कि अवाम जो है जज्बा कैसा था। तो इस जज्बे ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक तरह से पीछे आने पर मजबूर किया, हाथ खींचने पर मजबूर किया। तो बहुत बड़ा रोल था आवाम का। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास में। गुफरान आफरीदी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी गुफरान, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि क्योंकि आप ईरान कल्चरल हाउस में मौजूद हैं, तो वहाँ कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, खासकर जो ये 14 दिन का जो एक ब्रेक लिया गया, मैं ब्रेक ही कहूँगा, हालांकि सीज फायर है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था तो यकीनन अमेरिका पे भरोसा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाशमी साहब कह रहे हैं कि इस बार जो है अमेरिका सीरियस है इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन फिर भी वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी बात हुई, तो क्या उनका कहना था, क्या रद्द अमल था इस सारे मामले को लेकर? देखिए, यकीनी तौर पर यह खुशाइंद खबर है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों में खुशी है, लोगों ने काफी ज्यादा इस पर इत्मीनान जाहिर किया है। तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं ये जंगबंदी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर काफी ज्यादा खतरात भी हैं कि ऐसा ना हो कि वो दोबारा से इस मामले को दोबारा से वो किसी तरह से जंग फिर दोबारा से स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह के खदशात भी हैं, लेकिन एक तरह से लोगों ने काफी ज्यादा
राहत की सांस ली है और लोग काफी ज्यादा मुतमईन है। हालांकि एक तरफ जो ईरान के हामी हैं, जो यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिया कम्युनिटी काफी ज्यादा ईरान को ही पूरी तरह से अपना सुप्रीम लीडर मानती है और ईरान के लिए अपनी पूरी तरह से तमाम जो चीजें हैं उन पर बात मानती है। तो उनका ये कहना था कि हम लोग ईरान के पूरी तरह से साथ हैं और ईरान ने जो जिस तरह से 10 मुतालबात और 10 नुकात उन्होंने पेश किए हैं, तो उस पर अमल करना अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। और जो तमाम जो चीजें हैं, जिस तरह की अगर बात करें आपने हॉर्मोज की, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो अपनी बातें रखी, अपने नुकात रखे, उसको उन तमाम को उन्हें मानना चाहिए और ये यकीनी तौर पर ये एक अच्छी पहल मान रहे हैं और इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं। मोनिस, बिल्कुल। वाहिद हाशमी साहब, फिर से एक सवाल आपसे, हालांकि आपने इस पे रोशनी डाली लेकिन मैं इसको वाकई समझना चाहता हूं। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अगर आपको याद हो तो मेरी आपसे ही बात चल रही थी। हम पिछले डिबेट में जब साथ बैठे थे तो इस पर चर्चा हुई थी कि अच्छा हुआ हिंदुस्तान ने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन पाकिस्तान का वो रोल नहीं रहेगा। लेकिन अब जो है, जिस तरीके से ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जो माफ कीजिएगा आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से जो उनकी रिक्वेस्ट थी उस पर सारी वो किए गई हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की भूमिका निर्णायक रही है या सिर्फ एक कूटनीतिक दावा? निर्णायक नहीं है। हाँ। बगैर चाइना के ग्रीन सिग्नल मिले हुए ईरान नेगोशिएशन के टेबल पर इस वक्त नहीं आएगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो है सिर्फ पाकिस्तान या फिर तुर्किया वगैरह, देखिए वैसे भी इनकी हैसियत, अब आप देखिए कि पूरी की पूरी मिसाल सामने है। शर्म शेख के अंदर गजा को लेकर के ट्रूस हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी बाकायदे। उसके अंदर बताइए तमाम मुस्लिम ममालिक बड़े बड़े जितने हैं, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, और ये सारे के सारे शामिल थे बड़े बड़े ममालिक। तकरीबन 25 से 30 के आसपास क्या हुआ उसका, अब तक 750 के आसपास फलस्तीनियों का कत्लेआम जो है इसराइल ने किया है गजा के अंदर, जो कुछ सूरत हाल है। तो उसमें ये सब बोलना कि नहीं ईरान वाले मामले पर पाकिस्तान सालिसी का रोल अदा करेगा या फिर तुर्की वगैरह, और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो खुद पता नहीं उनको अपनी बात भी किस हद तक मानते हैं 10 मिनट के बाद, तो वो जो है, हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अभी सोने से पहले उनका कुछ और होता है, सोने के उठने के बाद कुछ और रवैया होता है। तो जिस आदमी का अपने बयान पर भी एतमाद नहीं है कि वो कब अपना बयान बदल लेगा, वो तो ईरान के गालिबन आयतुल्लाह भी बनने वाले थे। ईरान ने ऑफर किया था डोनाल्ड सुप्रीम लीडर ट्रंप बनने को के कि लिए, जी हाँ जी बन जाइए आप, तो बस वो किसी तरह से रह गए। लेकिन हाशमी साहब, एक छोटे से पॉइंट में बात समझना चाहता हूं मैं आपसे। ये पाकिस्तान के लिए कैसे पॉसिबल है कि चाइना से जितनी उसकी नज़दीकियां पिछले कुछ वक्त में बढ़ी हैं, और चाइना एक प्रतिद्वंदी है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका उसको आगे जो है ये सारी चीज़ों के लिए कर रहा है, और जबकि चाइना से नज़दीकियां देखते हुए अमेरिका की क्या नाराज़गी नहीं होनी चाहिए थी? देखिए ऐसा है कि अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है और वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वक्त आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है, ये भारत की बहुत मशहूर कहावत है। तो इस वक्त जो है नस जो है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की खासतौर से दबी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस के अंदर जो है वो आर्टिकल 25 को रिवोक करने की बातें चल रही हैं, जो यूएस प्रेसिडेंट से ये अधिकार छीन लेती है कि वो इस तरह से किसी जो है हीनियस उसके अंदर या फिर यूनिलेटरली कोई न्यूक्लियर वार से रिलेटेड या फिर इम्पीचमेंट की राह हमवार होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट से बचना था। दूसरे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे अमेरिका के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, कोई अलाई साथ में आने के लिए तैयार नहीं था। आपने देखा होगा कि अभी 2 रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की मीटिंग के अंदर फ्रांस ने ईरान के फेवर में वोटिंग की, यानी वीटो किया एक ऐसी करारदाद को जो ईरान के खिलाफ थी। तो अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक था ये कि 5 में से ब्रिटेन जो है वो एब्सटेन कर गया, अमेरिका रहा, और 3 वोट अमेरिका के खिलाफ पड़े। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे जो है यूएन की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट था। और दूसरे, कल जो वोटिंग हुई, बहरीन इस वक्त चेयर है यूएनएससी का, हर महीने जो है ये जो है सीट रोटेट होती है चेयर की। तो आप देखिए कि बहरीन ने वो जो करारदाद पेश की उसको वीटो किया रशिया और चाइना ने एक साथ। उसके अंदर करारदाद के अंदर क्या थी बात कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास नहीं रहेगा। ईरान उसको जैसे पहले था 30-40 रोज पहले के, यानी फ्री नेविगेशन वो सब होगा। क्या ये सब हुआ? नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ईरान की जीत इसलिए है कि चीन की बगैर मर्जी के
पाकिस्तान भी कोई कदम इस खित्ते में नहीं उठा सकता। बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल के खिलाफ पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन चीन के खिलाफ जाने की पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं है। जी। बिल्कुल ठीक है। गुफरान आफरीदी, आपकी तरफ आऊँगा। एक तो किस किस से आपकी इस मसले पर बात हुई, ये थोड़ा सा बताएं। दूसरा ये, क्या ईरान और जो यहाँ पर उनके जो एम्बेसडर हैं या उनकी जो वो टीम है एक सुप्रीम लीडर की, तो क्या वो लोग इस डील को अपनी शर्तों पर हुई कामयाबी मान रहे हैं? देखिए मोनिस, यकीनी तौर पर कामयाबी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हमारी बात भी ईरान के सुप्रीम लीडर से बात हुई है, जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है अभी हमने किसी तरह से वो चीज नहीं की है, क्योंकि अभी खदशात लगातार जारी हैं। जंगबंदी लाजमी फौरी तौर पर, आर्जी तौर पर हुई है, लेकिन अभी खदशात हैं, अभी तशवीशनाक सूरत हाल है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है, उन्होंने कहा कि जिस तरह की सिचुएशन है वो अभी क्रिटिकल बनी हुई है। अभी पूरी तरह से इस पर इत्मीनान जाहिर करना या पूरी तरह से उसको ये कह देना कि जंग खत्म हो चुकी है, जंग का खात्मा हो चुका है, जंग का खात्मा कतई नहीं हुआ है। अभी जो तमाम जो खदशात हैं पूरी तरह से लगातार जारी हैं। हालांकि एक तरफ उन्होंने खुश आइंद जरूर करार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी जश्न का माहौल है और शिया कम्युनिटी खासतौर से लखनऊ में एक बड़ा इजलास मुनाकिद करने के लिए जारी। ईरान कल्चर हाउस में भी आज प्रोग्राम सुबह से ही हो रहा है, लोग जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन अभी खदशात, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि खदशात अभी लगातार जारी हैं। अभी ट्रंप की बातों को, तमाम जो चीजें उसको संजीदगी के साथ नहीं लिया जा सकता है। उसको किस तरह से इन्वॉल्वमेंट किया गया पाकिस्तान के वजीर आजम को, ये भी एक बड़ा सवाली निशान है। ये भी इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मुतमईन है और खुश है काफी ज्यादा कि जंग फौरी तौर पर हुई है, क्योंकि वहां पर इंसानियत का कत्ल हो रहा था। बिल्कुल। वाहिद हाशमी साहब, एक दो चीज़ें समझना चाहता हूँ। एक तो ये समझना चाहता हूँ मैं आपसे कि क्या ये जो 2 हफ्ते हैं स्थायी 2 हफ्ते में जो है बिल्कुल एक पूरी तरीके से शांति समझौता जो है संभव है, जो ये वक्त मिला है, तो क्या इसमें दोनों मुल्क के नुमाइंदे बैठेंगे और सारी बातें होंगी आने वाले वक्त के लिए? तो क्या हम उम्मीद कर लें कि इन 2 हफ्तों में जो है पूरी तरीके से जंग पर ब्रेक लग जाए? इस पर भी एक चीज़ें मुमकिन है। दूसरा एक माफ़ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप 2 चीज़ें कह रहे थे। एक तो वो कह रहे थे कि यूरेनियम और जो उनके पास सारी चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे, उसको हम संभाल लेंगे, एक ये। दूसरा वो कह रहे थे सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे अगर बात नहीं पूरी हुई। तो क्या किसी सिविलाइजेशन को इतनी आसान है ख़त्म कर देना कि किसी देश के राष्ट्रपति कहें कि सिविलाइजेशन ख़त्म तो ख़त्म? पहली बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी बात बोली है, और वो ये कि भाई हम सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि सिविलाइज्ड जो है वो सिर्फ ईरान है, अमेरिका सिविलाइज्ड नहीं है। तो इसका क्रेडिट देना चाहिए और ईरानियों को जो है इसकी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि भाई उनको जो है एक जो है सिविलाइज्ड नेशन के तौर पर जो है एतराफ़ किया है, तस्लीम किया है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने। और हालांकि वो एक वार क्रिमिनल जो है डिक्लेयर्ड नेतन्याहू ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, तो उसके पक्षधर थे, ये हामी थे। तो अगर वो आदमी जो है एक जो है ईरान को बोले कि मैं एक सिविलाइज्ड नेशन को, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये एक ईरान के लिए तारीखी दिन है। और दूसरी बात जो है जो आपने कही है कि भाई इसका आउटकम क्या होगा 2-1 हफ्ते का जो ये पॉज है, तो मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो मजलिस के स्पीकर हैं, ईरानियन पार्लियामेंट का नाम मजलिस है, तो वो जो है जुमे के रोज़ इस्लामाबाद जाएंगे और अमेरिका से जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो भी आएंगे इस्लामाबाद। तो अब ये देखना होगा कि मोहम्मद बाकर कालिबाफ और JD वैंस के दरमियान क्या बातचीत होती है, कैसा होता है ये। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली ये जो जंग ईरान की है, सबसे पहली चीज़ ये जो है समझने की इसके अंदर ये है कि जो नज़र आता है कि भाई ईरान के सदर पज़ेश्कियान या फिर वज़ीर ख़ारिजा या और दीगर लोग जो लोग आ रहे हैं सामने, क्या वाकई ये लोग लड़ रहे थे? क्या ये वाकई जंग चाहते थे? ये लोग जंग नहीं चाहते थे। लेकिन जब सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, शहादत हुई उनकी, इमाम ख़ामनेई की, तो ये ईरान की आवाम है जिसने प्रेशराइज़ किया है वहाँ की पूरी लीडरशिप को कि ये जंग की जाए। तो इस वक्त जो है वो आवाम का प्रेशर है जिसकी वजह से इतने सारे जो है ईरान जो है और वहाँ से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। तो ईरान की जो मौजूदा क़यादत भी एक बुरी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति उनको लेकर भी कह रहे थे कि अगर ये शांति समझौता हुआ तो ठीक, नहीं हुए तो पूरी गलती उनकी। नहीं, देखिए अब जो है
डोनाल्ड ट्रंप के पास पत्ते नहीं बचे हैं। जेडी वेंस एकमात्र आदमी है जो इस वक्त न्यूट्रल है, और जिसने शुरू के आप रिपोर्ट्स देखें तो उसके अंदर उन्होंने मुखालिफत की थी ईरान पर फौज कशी की। तो वो जो है वाहिद शख्स हैं उस पूरे उसके अंदर जिस शख्स ने जो है, और पूरे मीटिंग रूम के अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए और मीटिंग हॉल से बाहर चले गए कि भाई मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो मेरा डिप्टी है, वही जो है मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं, कह रहा नहीं फौज कशी नहीं होनी चाहिए। तो वही है कि तो इस वक्त जो है आप देखिए कि चाहे वो विटकॉफ हों या फिर जैरेड कुशनेर हों या फिर ये जो और भी दीगर जितने हैं इनके ये, तो जेडी वैंस ही एक ऐसी न्यूट्रल शख्सियत है जिनसे ईरान बातचीत करना चाहेगा, या कोई भी बाशऊर शख्स इस वक्त अमेरिका के किसी ऑफिशियल से बातचीत करना चाहेगा तो वो जेडी वैंस है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त, क्योंकि वही एक शख्स है जो इस पूरे जंग के दौरान न्यूट्रल रहा या जिसने कुछ होशमंदी की बात की है। अदरवाइज पूरे के पूरे किसी ने बोला कि हम ईरान को सबक सिखा देंगे, किसी ने बोला कि हम जो है उसको, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कितने बयान बदले सबको मालूम है। पहले बोला कि मैं 24 घंटे के अंदर सबक सिखा दूंगा, फिर 48 घंटे का टाइम दिया, फिर 3 घंटे का टाइम दिया, फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया, फिर वो 3-4 हफ्ते में आया, फिर आप देखिए कि आज तकरीबन 40 रोज हो गए हैं। तो ये है सूरत हाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत ज्यादा पत्ते बचे नहीं थे जेडी वेंस के अलावा। गुफरान आफरीदी, ईरान ने कहा जंग खत्म नहीं है, तो क्या खतरा अभी भी बरकरार है? ये ईरान भी मानकर चल रहा है, और जो यहाँ पर उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, क्या वो भी अभी खतरात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हैं? और दूसरा ये कि जैसे भारत की तरफ से भी मदद भेजी गई और दूसरे देशों की तरफ से भी मदद वहाँ पर ईरान गई है, तो क्या अब वो ये 14 दिन जो है वो ईरान इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता है कि अपने आप को मजबूत भी करे, साथ साथ जो नुकसानात हुए हैं उसको थोड़ा सा वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे? जी बिल्कुल। देखिए मोनिस, ये चीज बहुत बड़ी बात थी कि हिंदुस्तानी अवाम ने या हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जिस तरह से मदद राहत का जिस तरह सामान भेजा गया, वो चीज एक यहाँ के लोगों ने काफी उस चीज को सराहा है। और रही बात डिप्टी लीडर के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उन्होंने उस चीज के खदशात लगातार वो ये बात वाजे कर रहे हैं कि ये चीज पूरी तरह से खदशात बरकरार हैं। और जिस तरह से उमर हाशमी साहब कह रहे थे कि ये जंग जो है थोपी गई है ईरान के ऊपर, हुकूमत के दरमियान में, ईरान के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है, आप देखिए ओवरऑल, आप देखिए मशरिक वस्ता की अगर हम बात करें, जिस तरह की सूरत हाल सामने आई है, कतर हो चाहे यूएई हो या सऊदी अरब का जो जिस तरह का उन्होंने ओवरऑल जिस तरह का नजरिया पेश किया है, जिस तरह से सलूक किया है, वो बड़ा ही ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक है। इसी सिलसिले हमारे नुमाइंदे से जिस तरह से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा कि ईरान के ऊपर थोपे जाने के बाद उन्होंने 40-42 दिन तक स्टैंड लेना या उस तरह से खड़ा रहना, ये चीज अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरह से 2 बड़ी ताकतें थी, इजराइल और अमेरिका, उसके दरमियान में खड़ा रहना, ये चीज अपने आप पे एक बड़ी बात तो है। इसके अलावा साथ साथ आप ये देखिए कि वो मुसलमानों की किस तरह से नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों की किस तरह से बात करते हैं, मुस्लिम वाली के बाद अगर किस तरह से कोई अटैक होता है, किस तरह से कोई बात होती है, सबसे पहले ईरान आवाज उठाता है। तो ये चीज जो है आलमी पैमाने पर तमाम जो चीजें देखी जा रही हैं, हालांकि हमने ये भी देखा कि तुर्किया का किस तरह से स्टैंड था, उन्होंने बाद में किस तरह से किया है, वो चीज भी सबके सामने। लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ईरान ने जो नुमाइंदगी की है वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ कदम है। बिल्कुल। वाहिद हाशमी साहब, क्या ईरान इस डील के बाद और मजबूत होकर उभरेगा? और क्या ये सिर्फ जंगबंदी जो है वो सिर्फ ईरान अमेरिका के बीच है, जो और देशों पे सीधे ईरान जहाँ हमले कर रहा था, तो उनके लिए भी तो एक सुकून का बाइस है ये? देखिए ऐसा है इसमें कि अभी डील हुई नहीं है। हाँ, अभी जो है बातचीत शुरू होगी इस्लामाबाद में जुमे के रोज। उसके बाद जो है, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में कि अभी मतला अब्र आलूद है, तो मतला साफ जो है उस वक्त होगा जुमे के बाद। फिर देखा जाएगा कि जेडी वेंस और जो है मोहम्मद बाकर कालिबाफ के बीच में क्या बातचीत हुई है। तो जब ये सब जो है बातचीत सामने आएगी, तब जो है उसके बाद मालूम होगा कि भाई सूरत हाल क्या है। तो फिलहाल अभी जो है गैर यकीनी की है कैफियत इसके अंदर। दूसरी बात ये जो आपने पूछा है कि क्या ईरान एक ताकतवर मुल्क बन करके उभरेगा, तो इसके जो है इम्कानात बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं कि ईरान जो है एक ताकतवर मुल्क बन करके उभरेगा, क्योंकि पूरे रीजन के अंदर, पूरे खित्ते में इस वक्त जो है ईरान को चैलेंज करने वाली कुव्वत कोई भी नहीं है। यकीनन, ना तो सऊदी अरेबिया, ना दुबई, ना आसपास के कोई देश, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
और इस वक्त जिस तरह से चाइना ने, रशिया वगैरह का हेल्प ईरान को मिला, और जिस तरह से आप देखिए कि अमेरिका एक सुपर पावर है वर्ल्ड की, उसको डायरेक्टली चैलेंज करने की हिम्मत आज तक रशिया और चाइना ने भी नहीं दिखाई। तो ईरान 40-42 दिन तक एक ऐसी कुव्वत से लड़ा है और मुसलसल बम्बारमेंट झेला है और फिर जवाब दिया है जैसे, तो एक ऐसी धाक ईरान की जमी है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर मुझे लगता है कि ईरान जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। और न्यूक्लियर वेपन भले ही पाकिस्तान वगैरह के पास हो, तुर्की अपने आप को बोलता हो, लेकिन ओआईसी के जितने मेंबर स्टेट हैं, मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रांगेस्ट पोजीशन ईरान की है। चलिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुफरान आफरीदी साहब और वाहिद हाशिमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस चर्चा में शामिल हुए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा से एक बात साफ है, जंग रुकी है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। 2 हफ्ते का सीज़ फायर, क्या ये शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी? दुनिया की नज़र अब इसी पर है, क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर एक बार गोलियों की आवाज़ लौटेगी? इसी के साथ मैं मोनी सनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।